हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आई हूँ इतिहास के जानो श्रृंखला में एक नई कड़ी आपको और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है मौर्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत। हम लोग कौन सा टॉपिक देख रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकालीन इतिहास को जानने का स्रोत, यानी मौर्यकालीन इतिहास को किन किन खंडों से या किन किन चीजों से ज्ञात किया जा सकता है, उनके बारे में जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। आज इस श्रृंखला में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले दो भागों में बांट के देखेंगे। पहला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे कि यानी किन भागों में, कि पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, और दूसरा जो देखेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोत। है ना, दो भागों में। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है और साहित्यिक का मतलब क्या होगा। पुरातात्विक का मतलब ये होता है कि खुदाई के द्वारा निकाले गए जो अवशेष हैं उनसे, ठीक है, यानी इतना टाइम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्वी की बात हो गई, तो अभी तक तो वो अवशेष बचे नहीं है, लेकिन हाँ, जो चीजें खुदाई के द्वारा पुरातत्व विभाग यानी एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई करके निकाला जा रहा है और उससे ज्ञात हो रहा है, उसके एज को ज्ञात करने के बाद पता चल रहा है कि ये मौर्यन पीरियड का था या मौर्य काल का था। तो एक तो हो गया पुरातत्विक, जो खुदाई से निकाले गए साक्ष्य हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत, यानी उस समय के जो भी किताबें थी, जो ग्रंथ है, उनको पढ़ के जो हम समझ पाते हैं उसको। तो पहले पुरातात्विक वाला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पुरातात्विक में हम लोग देखेंगे सबसे पहले दो चीजों को। एक तो देखेंगे हम लोग स्थापत्य कला और दूसरा देखेंगे हम लोग स्थानीय या लोक कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोग देखेंगे एक ऐसी कला। स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है। स्थापत्य कला का मतलब भवन निर्माण, बिल्डिंग निर्माण। मौर्यकालीन इतिहास को जानने का सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। राजप्रसाद उसका एक महल था चंद्रगुप्त मौर्य का, जो 70 जो है पत्थर के स्तंभ, प्रस्तर स्तंभ उसको कहा जाता है, और पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित था। इतनी बेहतरीन नकाशी के साथ उसे बनाया गया था। उसका जो फ्रंट द्वार था उसको बोला जाता है कि उसके आगे एक गहरी सी खाई थी, और वो खाई लगभग 35 मीटर गहरी थी, 35 फीट गहरी थी, और उसमें हमेशा पानी भरा रहता था। जैसे सपोज मान लो कि अगर एक गेट यहाँ है तो इसके बीच में खाई है और फिर इसके आगे फ्रंट द्वार था, तो फ्रंट द्वार का एक स्ट्रक्चर अभी भी पटना के अशोका सभागार भवन में, गांधी मैदान में बनाया गया है, लोगों को जानने के लिए कि कैसा था चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद महल। उसे पाटलिपुत्र दरबार के नाम से भी जाना जाता था। तो कई सारी चीजें थी। तो अगर हम लोग स्थानीय के इसके बारे में बात करें कि स्थापत्य कला का, तो हम लोग राजप्रसाद देखेंगे, ठीक है, उस महल का नाम था राजप्रसाद। उसके अलावा हम लोग जो है स्तूप देखेंगे, स्तूप कैसा होता था। फिर उसके अलावा चैत्य देखेंगे, चैत्य या विहार, ठीक है, विहार क्या होता है। राजप्रसाद मैंने समझा दिया आप लोगों को। स्तूप मतलब क्या होता है, स्तूप का मतलब क्या होगा। बिल्कुल, स्तूप एक भवन, एक ऐसा निर्माण होता था जिसमें बौद्ध धर्म के लोग अपना स्थान ग्रहण करते थे, रहते थे, इस तरह की चीजें थी। फिर बाद में बुद्ध के मरने के बाद उनके अवशेषों को उसमें दफनाया गया, जो आज भी, जिसमें सबसे मशहूर है सांची का स्तूप, भारूत स्तूप, है ना, या धमेक स्तूप सारनाथ का, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो चीजें हैं इसमें हम लोग देखेंगे, चैत्य और बिहार की बात कर रही हूँ मैं। चैत्य और बिहार का मतलब क्या हो जाएगा। चैत्य और बिहार, चैत्य और बिहार का मतलब हो जाएगा, चैत्य एक पूजा घर होता था जिसमें बौद्ध भिक्षुक बैठ के पूजा पाठ करते थे। तो उससे भी पता चलता है कि मौर्य कला कैसी थी, या मौर्यों का जो टाइम पीरियड था वो कैसा था, काफी समृद्ध था। उसके अलावा एक और चीज इसमें हम लोग देखेंगे, वो होगा सिक्का, मुद्रा जिसको बोलेंगे, है ना। बिल्कुल मुद्रा थी, जैसे कि मुद्रा होती थी करसापन। मैंने लास्ट सीरीज में आप लोगों को बताया था कि 1000 करसापन में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने खरीदा था। तो करसापन क्या थी, एक चांदी की मुद्रा थी। उसके अलावा पन और धरन भी मुद्रा थी। तो
तो ये तांबे की मुद्रा हुआ करती थी। ये क्या थी? ये चांदी की मुद्रा थी और ये तांबे की मुद्रा थी। उसके बाद मैंने बताया स्थानीय या लोक कला, जैसे कि मृदभांड बनाना। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन जिसको कहा जाए। तो मिट्टी के बर्तन को देख के भी अंदाजा लगता था कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, किस तरह की सभ्यता थी, कैसे विकसित हुई। उसके अलावा एक और चीज मिला है, जैसे कि घेरेदार कुएं। घेरेदार कुएं, उसके अलावा मृण मूर्तियां, अभी भी पत्थर की, प्रस्तर की मूर्तियां। प्रस्तर मतलब पत्थर, तो प्रस्तर की मूर्तियां। प्रस्तर की मूर्तियां कहाँ से मिली? यक्षिणी की एक मूर्ति मिली हुई है पटना के दीदारगंज से, है ना, पटना के दीदारगंज से, जो आज भी पटना म्यूजियम में, संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो ये कुछ पुरातात्विक है जो खुदाई के द्वारा, जैसे कि सिक्के, मृदभांड, मृण मूर्तियां, प्रस्तर की मूर्तियां, चंद्रगुप्त राजप्रसाद, चैत्य विहार निकाले जाए, जिससे हम लोग मौर्यकालीन इतिहास को अच्छे से जान पाते हैं और समझ पाते हैं कि क्या उनका इतिहास रहा, उनकी जीवन कैसा रहा, उनका अर्थव्यवस्था कैसा रहा, क्या समृद्धि रही है, कला के बारे में उनको क्या नॉलेज रहा, ये इन सभी चीजों को। और हम बात करें साहित्य को, तो साहित्य को दो भागों में बांट के देखेंगे। एक देखेंगे भारतीय यानी देसी जिसको कह सकते हैं, और एक देखेंगे हम लोग विदेशी। ठीक है, अगर हम लोग भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उनके दरबार में महामंत्री भी थे। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है इसको, मौर्यकालीन इतिहास को जानने का, उसको समझने का। ठीक है, तो हमने इसको देखा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र को। उसके अलावा अगर दूसरी किताब की अगर हम लोग बात करें, तो कुछ अभिलेख वगैरह हैं, कुछ अभिलेखीय परंपरा है, उनके बारे में हम कह सकते हैं। जैसे कि, तो अभिलेख एक है विदेशी, इसमें हम लोग देखेंगे क्या? मेगास्थनीज की इंडिका। अब मेगास्थनीज कौन है भाई? मेगास्थनीज की किताब का नाम है इंडिका। अभी बता रही हूँ मेगास्थनीज कौन है। तो मेगास्थनीज की इंडिका, तो मेगास्थनीज है कौन? मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री है और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी यात्री है और वो सिकंदर के दरबार में, यानी सिकंदर का जो मंत्री था सेल्यूकस निकेटर, उसके दरबार में रहा करता था, उसका दूत था। तो जब हेलेना का विवाह होता है तो ये हेलेना के साथ आएगा और भारतीय इतिहास को विस्तृत तरीके से लिखा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि साहित्य स्रोत में हमने दो चीजों को देखा, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इन्हीं दोनों को, जो मौर्य इतिहास के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारियां प्रदान करें। उसके अलावा कुछ बौद्ध जैन के साहित्य भी हैं, जैसे कि बौद्ध जैन साहित्य। तो इसमें भी जानकारियां प्राप्त होती हैं कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, रहन सहन, खान पान, ये सब चीजें कैसी थी। तो हमने दो भागों में देखा, एक था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक के अंतर्गत पहले हमने दो भागों में देखा, स्थापत्य कला और स्थानीय या लोक कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत राजप्रसाद, स्तूप, चैत्य या विहार। फिर इसमें एक और चीज हमने देखा, मुद्राओं को, जैसे कि करसापन, धरन वगैरह वगैरह। चांदी के जो थे वो करसापन थे, तांबा और इसके धरन थे। ठीक है, स्थानीय अगर लोक कला की बात करें तो मृदभांड बनाना, घेरेदार कुएं बनाना, मृण मूर्तियां, प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण करना। और वैसे ही साहित्यिक स्रोत में हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। अब अगले अध्याय में मैं फिर चर्चा करूंगी कुछ नए विषयों के साथ। थैंक यू।